So next we are discussing NCERT example for general organic chemistry या organic chemistry some basic principles and techniques. इसमें आपने जो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा हुआ है that is question number 5. Question number 5 is given which of the following functional group isomerism is not possible. तो आइसोमेरिज्म किस ग्रुप में पॉसिबल नहीं होगी ये डिस्कस करना है हमें. तो देखो अल्कोहल्स के अंदर तो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्योंकि हम अल्कोहल से ईथर बनाएंगे, अल्कोहल से ईथर बना लेंगे. ठीक है ना, समझ में आ रहा है? लिखता चलो. अगर मान लो आपने कोई भी अल्कोहल लिखा जैसे तो उसका आइसोमर पॉसिबल है, आप ईथर लिख दो तो ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल है. अगर हमारे पास कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो हम उसका कीटोनिक ग्रुप बना सकते हैं, उसमें भी आइसोमेरिज्म आ जाएगी. एल्काइल हैलाइड में आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होती है. तो एल्काइल हैलाइड चूंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर ही नहीं कर सकते. सो नो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यही हमारा आंसर हो जाएगा. समझ गए ना? उसका आंसर थर्ड लिख देंगे. और साइनाइड के केस में अगर लिख रहे हैं तो उसको आइसोसाइनाइड बना सकते हैं. ये हमारा साइनाइड फॉर्म है, आप इसी को आइसोसाइनाइड लिख दीजिए. तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड से फंक्शनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाएगी. उसका आंसर हम लोग थर्ड पार्ट लिख देंगे. क्लियर? समझ में आ गया? फंक्शनल ग्रुप पहचान पा रहे हो? ये आपका एल्कोहल है, ये आपका ईथर हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया, ये आपका साइनाइड हो गया और ये आइसोसाइनाइड हो गया. ठीक है, ओके. चलो इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 is when ionic species are stabilized by the dispersal of charges, which of the following carboxylate ion is most stable? तो आपको पता है कार्बोक्सिलेट आयन में जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाते चले जाएंगे स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा मोर माइनस आई मोर स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस तो सब में कॉमन है. आप कोई भी फॉर्म लिख लो, जैसे मान लो सबसे पहला फॉर्म भी लिख दो तो विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस दोनों चारों स्ट्रक्चर सेम लिखे हुए हैं. विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस ऑल द फोर फॉर्म्स आर गिवन सेम. तो अभी माइनस आई इफेक्ट के रिस्पेक्ट में तो चारों सेम है, सॉरी रेजोनेंस के टर्म में तो चारों सेम है. अब सिंपल लॉजिक क्या लगेगा? मोर माइनस आई मोर स्टेबल, ये रूल लगा देना है. तो ज़्यादा माइनस आई किस में लगेगा? जब दोनों फ्लोरीन लग जाएंगे. फ्लोरीन का माइनस आई कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो नंबर भी ज़्यादा है. मैंने आपको डीएनपी रूल सिखाया था, डिस्टेंस नंबर पावर रूल अप्लाई करते हैं. यहाँ पे देखो नंबर ज़्यादा है दो फ्लोरीन का, तो पावर कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं थी. ऑल्दो पावर भी फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं. एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए डिस्टेंस नंबर पावर में सारी चीज़ें फेवर कर रही है. डिस्टेंस सब में सेम है, नंबर और पावर एक ही ग्रुप को फेवर कर रहा है, इसलिए आंसर 4 लिख लेंगे. समझ गए ना? फ्लोरीन मोर माइनस आई एंड मोर इन नंबर दोनों बातें हैं. तो नंबर भी ज़्यादा और पावर भी ज़्यादा है, तो उसी का माइनस आई ज़्यादा होगा, वही ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा. माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कराने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है, तो हमने उससे इसका आंसर लिख दिया. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17 it's given in which of the following representation given below Sapiel arrangement of the group or atoms different from the given structure A. तो देखो जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो हमारे पास ये CH3 लिखा हुआ है, ये डैश पोजीशन है, इसका मतलब इनसाइड द बोर्ड हो गया. ये Br हो गया जो आउटसाइड द बोर्ड हो गया, या आउटसाइड पेपर बोल सकते हो अगर अपनी कॉपी के हिसाब से लिख रहे हो तो. ये Br हो गया और इधर आपका ये H वैलेंसी हो गई, राइट. अब उसने पूछा है इसका सैपियल अरेंजमेंट चेक करना है कि किसके किसके केस में ये चीज़ सेम लिखी हुई है या कितने अरेंजमेंट में ये डिफरेंट लिखा हुआ है, शायद ये पूछा गया. एक बार क्वेश्चन देख लो. इट्स मीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशंस कैन गिवन बिलो सैपियल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप और एटम्स डिफरेंट फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर ए. तो आपको चेक करना है इनमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर डिफरेंट है, राइट. तो इसका मतलब देखो मॉलिक्यूल को जब तक आप घुमाओगे तब तक कोई चेंज नहीं हो रहा. वैलेंसी बदल दोगे लोकेशन में तो फिर सैपियल अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा. तो आप देखो सबसे पहले वाले मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो पहले वाले मॉलिक्यूल में देखो H को क्या ला रहा है? आउटसाइड. H को हमारा क्या कर रहे हैं? अप द प्लेन ला रहे हैं. H को अप द प्लेन ला रहे हैं, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को ऐसे इस सेंस ऑफ रोटेशन में घुमा दो. इस सेंस ऑफ रोटेशन बनाएंगे तो CH3 तो यही रहेगा. Br घूम के इस बोर्ड वाले प्लेन में आ जाएगा. Cl तो डाउन द प्लेन था, वो डाउन द प्लेन ही रहेगा और H अप द प्लेन आ जाएगा. अब यहाँ पे देखो यहाँ से पोजीशन डिफरेंट है. क्यों पोजीशन डिफरेंट है? तो जो Br हमारा इस साइड लिखा हुआ है वो एक्चुअली में अपोजिट साइड में जाएगा. तो उसका मतलब सेप्टियल अरेंजमेंट ऑफ वन जो है वो डिफरेंट हुआ. समझ में आई बात? तो उसका आंसर फर्स्ट तो हो गया पहली चीज में, इसका आंसर फर्स्ट तो हो गया. सेकंड वाले पार्ट में देखो उसने क्या करा, H को डाउन द प्लेन ले गया. H को डाउन द प्लेन ले गया, इसका मतलब अब इस मॉलिक्यूल को क्या करो,
दूसरे सेंस ऑफ मतलब अभी जैसे मैंने जिस सेंस ऑफ रोटेशन में घुमाया हुआ है उसके अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन घुमा दो। अब देखो अगर इस मॉलिक्यूल को अभी हमने जिस सेंस ऑफ रोटेशन में घुमाया था उसके ऑपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन में घुमा दो, मतलब अब मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दूँ। अब आप जब इसे ऐसे घुमाएंगे तो आप देखो क्या बनेगा, CH3 तो अपनी जगह पे सेम रहेगा, ये कार्बन हो जाएगा। Cl जो आउटसाइड द प्लेन था, इनसाइड द प्लेन था, वो बाहर आ गया, Cl आउटसाइड द प्लेन आ गया। और H जो है वो इनसाइड द प्लेन चला गया, तो Br ऑटोमेटिकली प्लेन पे आ जाएगा और इसी साइड आ जाएगा, तो ये सेम अरेंजमेंट हो गया। तो मतलब सेकेंड पार्ट इसका आंसर नहीं है। अब थर्ड पार्ट को मैच करा लो। तो थर्ड वाले पार्ट में देखो Br को अगर हम डाउन द प्लेन ले जाएंगे तो Cl अप द प्लेन आ जाएगा, लेकिन H घूम के अपोजिट साइड जाएगा तो वो भी डिफरेंट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? बट ऐसे ही फोर्थ वाला चेक कर लो तो वो भी डिफरेंट ही लिखा हुआ है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि 3 and 4 आर ऑल्सो डिफरेंट। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, या ड्रॉ करके दिखाऊं? समझ गया ना, मैंने दो बना के दिखा दिया, वैसे रोटेट करके देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि 3 और 4 भी डिफरेंट है। तो इसका आंसर 1, 3, 4 लिख देंगे, ठीक है? क्लियर? चलो सर बेटा, इस क्वेश्चन को आप लोग फ्रेशर प्रोजेक्शन बना के भी कर सकते थे, दैट इज ऑल्सो अ मेथड, या सिंपली रोटेशन करके भी देख लो तो भी चलेगा। तो आप फ्रेशर प्रोजेक्शन बनाओ या रोटेशन करके देखो, इट्स सेम, मोरलेस सेम, आपको जो कन्वीनियंट तरीका लगे आप उससे फॉलो कर लो। ओके, चलो इसके बाद अगले केस में लिखा है कंसीडर द स्ट्रक्चर 1 to 7 एंड आंसर द क्वेश्चन 23 to 26। आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है। इसमें सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 25 पूछा, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट रिप्रेजेंट्स द पोजिशनल आइसोमरिज्म। तो पोजिशनल आइसोमरिज्म मतलब आपको फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन से क्वेश्चन डील करना है। अब जरा देखो, आपको पहले सारे स्ट्रक्चर्स एक बार सामने रखने पड़ेंगे। तो देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 में अल्कोहल है, तो यहाँ अल्कोहल की पोजीशन देखो कितनी है, 1। और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में देखो अल्कोहल की पोजीशन कितनी है, 2। तो इसका मतलब 1 and 2 आर पोजिशनल आइसोमर, ठीक है? इसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 4 में देखेंगे तो भी अल्कोहल की पोजीशन देखो यहाँ पे कितनी है, 1। और दूसरे वाले केस में देखो यहाँ पे अल्कोहल की पोजीशन कितनी हो गई, 2। बाकी चेन दोनों की सेम है, 3 3 कार्बन की, मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में है। तो इसका मतलब 3 and 4 आर ऑल्सो पोजिशनल आइसोमर। समझ आया कॉन्सेप्ट? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखते चलो। सो 1 and 2, 3 and 4। अच्छा, इसके बाद अगले वाले केस में आ जाओ, ईथर में आ जाओ। तो ईथर के केस में देखो, अगर हम कार्बन चेन इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ईथर की पोजीशन 1 है, और यहाँ भी ईथर की पोजीशन 1 है। तो वो मिथॉक्सी लिखेंगे, इथॉक्सी लिखेंगे तो पोजिशनल मार्किंग करने वाले हैं। अगले वाले केस में देखेंगे तो इसमें भी हमारे पास कार्बन चेन ये वाली है, 3 कार्बन की। तो हम लोग इसको 2 मिथॉक्सी प्रोपेन लिखेंगे और यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये दोनों भी देखो पोजिशनल आइसोमर हो गए। तो नंबर 6 and 7 आर ऑल्सो पोजिशनल आइसोमर। पहला पार्ट सॉल्व हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 25 आर पोजिशनल आइसोमर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? पोजिशनल आइसोमरिज्म के लिए कार्बन चेन सेम ले लो, और बेसिकली फंक्शनल ग्रुप सेम लेना है, और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेक कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो प्रोपेन चेन है, तो अपन लिखेंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, और 7th वाले के लिए लिखेंगे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो आपका पोजिशनल आइसोमरिज्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। Question number 27, it's given for testing of halogens in the organic compound with AgNO3 solution, sodium extract is acidified with dilute HNO3. What will happen if the student acidifies the extract with the dilute H2SO4 in presence of dilute sulfuric acid? तो हमें पता है देखो, सिल्वर नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन सिल्वर सल्फेट जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो अगर हमने लेजाग्नेस टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट के साथ H2SO4 ऐड कर दिया तो रिएक्शन होने के बाद सिल्वर सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, जो कि आपको कंफ्यूज करेगा कि उसमें हैलाइड्स प्रेजेंट हैं। पॉइंट समझ में आया? तो इस विल कंफ्यूज यू, वाइट सेल्फ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर सल्फेट आएगा, जबकि हमें रिएक्शन क्या करवानी थी, रिएक्शन हमें ये करानी थी कि हमें क्लोराइड आयन चेक करना था। तो जो सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड था वो प्रेसिपिटेट होना चाहिए था AgCl के फॉर्म में। तो अगर क्लोराइड नहीं भी होगा तो भी आपके आंसर में वाइट प्रेसिपिटेट आ सकता है, जो कि आपके रिजल्ट को गड़बड़ कर देगा। तो ऐसी जगह पे हम लोग सल्फेट आयन को अवॉइड कराते हैं। सो वी डोंट ऐड H2SO4, वी यूज HNO3, बिकॉज सिल्वर नाइट्रेट इज वाटर सॉल्युबल। तो नाइट्रेट आयन ऐड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट सल्फेट आयन ऐड करने से प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? देन कम्स क्वेश्चन नंबर 29, हाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये तो मैंने आपको सिखाया था, GOC में आपको अच्छे से सिखाया था। अगर हमारे पास मोर परसेंटेज एस करेक्टर आएगा
तो इसका मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिखाई थी। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर sp2 कार्बन होती है, और फिर sp3 कार्बन। याद है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। वैल्यू के साथ भी सिखाया था अगर आपको याद हो तो, बट वैल्यू लिखना ज़रूरी नहीं है, केवल ऑर्डर से काम चलेगा। तो मोर परसेंटेज एस करेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर sp2 हाइब्रिड कार्बन की होगी, और फिर sp3 हाइब्रिड कार्बन की होगी। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो पूछा गया है, शो द पोलराइजेशन ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो देखो इसमें मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड है, तो ये हो गया CH3 CH2 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 Mgx दे रखा है। तो यहाँ मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में तो आयनिक बॉन्ड होगा, और कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अगर बॉन्डिंग लिखनी है तो, और पोलराइजेशन रिप्रेजेंट करना है तो ये CH3 CH2 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 Mg2 प्लस X माइनस, और यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, दो पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन पे X माइनस। मैग्नीशियम इसमें हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, और कार्बन उसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका पोलराइजेशन हो जाएगा, तो आपको मार्क कर लेना है। क्लियर। उसके बाद आपने अगला क्वेश्चन पूछा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। 35 में लिखा है, ड्रॉ द पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर CH3O CH2 प्लस एंड प्रेडिक्ट विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एंड गिव द रीजन। तो आपको देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है, लिख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो लिखा है CH3O CH2 प्लस, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बनेगा CH3O डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2, राइट। और 2 में चूंकि ऑक्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंप्लीट है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ऑक्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंप्लीट, हेंस मोर स्टेबल। क्लियर। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 मोर स्टेबल देन 1 है, और उसका लॉजिक क्या हो गया, स्ट्रक्चर नंबर 2 में ऑक्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कंप्लीट है, पहले वाले स्ट्रक्चर में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो सेकंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल काउंट करेंगे। ठीक है, ऑक्टेट रूल से चेक करना सिखाया था। The next question is asked, which of the following ion is more stable? Use resonance to explain your answer. तो देखो ये भी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का सवाल हो गया हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 36। तो देखो अगर हम कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ पे ये CH2 प्लस है और यहाँ पाई बॉन्ड है, इसमें रेजोनेंस अप्लाई करेंगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड CH2 हो गया और यहाँ प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, और अगर स्ट्रक्चर नंबर 2 चेक करेंगे तो एक स्ट्रक्चर ही बनाया हुआ है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो फॉर्म तो यही बनेगी, एक बार चेक कर लो जरा। देखो स्ट्रक्चर 2 तो नहीं गिवन है, लेकिन जो दो स्ट्रक्चर गिवन है अगर उन्हीं को कंपेयर करें तो दोनों में रेजोनेंस तो देखो कॉमन है, चाहे जौन सा केस देख लो, बोथ हैव द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही हैं टेक्निकली देखो तो रेजोनेंस तो टाई हो गया दोनों में। अब क्या चेक कर लो, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन बी में ज़्यादा होगा, उसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा एच है, पहले वाले के पास उतने अल्फा एच नहीं है, तो स्ट्रक्चर 2 ज़्यादा स्टेबल काउंट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 39। Question number 39 given, three students, Manish, Ramesh and Rajni were determined to add the extra element present in the organic compound given by their teacher. They prepared the Lezagnes extract independently by the fusion of the compound with the sodium metal. Then they added solid ferrous sulfate and diluted sulfuric acid to part of Lezagnes test. Manish and Rajni obtained the Prussian blue color, but Ramesh got red color. Ramesh repeated the test with the same Lesagne extract, but again got red color only. They were surprised and went to the teacher and told them about their observation.
टीचर आस्क देम टू थिंक ओवर द रीजन ऑफ दिस, कैन यू हेल्प देम टू गिव द रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशंस एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ द डिफरेंट कलर। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हम केवल साइनाइड आयन टेस्ट करते तो साइनाइड आयन की वजह से तो प्रूशियन ब्लू कलर आएगा, लेकिन अगर उसी कंपाउंड में सल्फाइड आयन और होगा तो सल्फाइड आयन की वजह से थायोसल्फेट आयन की वजह से ब्लड रेड कलर आ सकता है। तो ये उनके प्रॉब्लम है। एक आदमी ने साइनाइड टेस्ट करा और एक का थायोसाइनाइड टेस्ट हो गया। तो उसको जरा सही से लिख लीजिए पहले 39 में। पहले मैं आपको रिएक्शन लिखवा देता हूँ कि होता क्या है। अगर हमारे पास केवल साइनाइड आयन प्रेजेंट है NaCN और इसकी रिएक्शन Fe2+ से हुई पहले, तो ये FeCN6 4 माइनस बनेगा, FeCN6 4 माइनस बनेगा। और फिर इसमें हमने Fe3+ आयन ऐड करा, तो ये FeCN6 4 माइनस जो है वो रिएक्ट करने के बाद FeCN6 होल थ्राइस फॉर्म करेगा, जो कि प्रूशियन ब्लू है। दिस इज द कलर विच इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टू स्टूडेंट्स, सो प्रूशियन ब्लू। दूसरे स्टूडेंट के केस में क्या हुआ कि हमारे पास जो सल्फाइड आयन था वो सोडियम सल्फाइड ना बन के सल्फर और नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन की वजह से, सोडियम कार्बन सल्फर और नाइट्रोजन तीन एलिमेंट प्रेजेंट होने की वजह से सोडियम थायोसाइनाइड बन गया NaSCN। और NaSCN की रिएक्शन अगर Fe3+ आयन से कराएंगे तो फेरिक थायोसाइनाइड जो बनता है FeSCN होल थ्राइस, ये रेड के पास सेपरेट होता है, ये आपका रेड आ जाएगा। समझ में आया? तो कलर्स में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो Fe3+ का जो रेड कलर आ रहा है वो बिकॉज ऑफ ये प्रोडक्ट होगा। अब देखो गलती क्या हो रही होगी कि अगर हमने सोडियम एक्सेस में ले रखा होगा, तो जिसने सोडियम एक्सेस में ले रखा है उसका अगर सोडियम थायोसाइनाइड बना भी होगा तो एक्सेस ऑफ सोडियम की वजह से वो फिर से सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड में ब्रेक कर जाएगा। तो इन स्टूडेंट्स का तो प्रूशियन ब्लू कलर आ रहा है, और जिसने सोडियम लिमिटेड क्वांटिटी में ऐड किया था, क्योंकि क्वांटिटी अगर सही से नहीं ली गई तो उसका सोडियम थायोसाइनाइड ही बना रहेगा और उसके केस में रेड कलर आएगा। समझ गए डिफरेंस? इनके केस में रेड कलर आएगा, इनके केस में प्रूशियन ब्लू आएगा। समझ गए अंतर क्या हुआ दोनों स्टूडेंट्स के केस में? तो जिस स्टूडेंट ने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते टाइम सोडियम मेटल एक्सेस में डाल दिया है, उन सबके केस में हमें आसानी से प्रूशियन ब्लू कलर मिलेगा। और जिन्होंने एक्सेस नहीं डाला है, जिनके में लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट रह गई, उनके केस में सोडियम थायोसाइनाइड बन गया, क्योंकि ये जो कंपाउंड है उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है। ये आउटकम तो पता चल रहा है। सो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से। कंपाउंड हैव बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर एलिमेंट्स। तो जिसने प्रिकॉशन के साथ करा, सोडियम एक्सेस लेके करा, उसका कंफर्म नाइट्रोजन का टेस्ट आएगा। जिसने प्रिकॉशन नहीं लिया, एक्सेस नहीं लिया, उसका सल्फर और नाइट्रोजन दोनों का टेस्ट आने लगेगा, इसलिए उसका कलर रेड आ जा रहा है। समझ गए कॉन्सेप्ट? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 41, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड नेम्ड एज। ये तो कर लोगे, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना है बस। 1 ब्रोमो हेप्टेन लिखा है, 7 कार्बन की चेन लिखो, 7 मेंबर कार्बन चेन लिखो और उसमें 1 पोजीशन पे Br लगा दो। 41 में 1 ब्रोमो हेप्टेन लिखा है तो पहले 7 कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें उस एक पोजीशन पे Br लगा दो। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। 5 ब्रोमो हेप्टेनोइक एसिड लिखना है, तो हेप्टेनोइक एसिड मतलब 7 कार्बन लिखो, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हेप्टेनोइक एसिड हो गया। और उसकी पोजीशन नंबर 5 पे ब्रोमो लिखना है, तो 1 2 3 4 5, 5 वाली पोजीशन पे Br लगा दो। ये आपका हेप्टेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 47। 47 लिखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपेनल आर गिवन बिलो, विच ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको पता है कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर नंबर 2 में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दूसरे वाले में CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH O माइनस लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है। यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा और ये मोर स्टेबल हो जाएगा। अदरवाइज चार्ज से भी चेक कर सकते थे, पहला वाला न्यूट्रल कंपाउंड है, दूसरा वाला चार्ज है, तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो भी एक्सप्लेनेशन लिखा जा सकता था, बट पहले ऑक्टेट चेक करना चाहिए, तो ज़्यादा सेफ तरीका है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 मोर स्टेबल देन 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया।
Then comes question number 49. Question number 49 is given, which of the two structures of A and B given below are more stabilized by resonance? तो देखो पहले वाले केस में अगर हम एसिटिक एसिड लिखेंगे तो एसिटिक एसिड के रेजोनेंस में नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये बनेगा CH3CO- डबल बॉन्ड OH+। जबकि दूसरा मॉलिक्यूल लिखेंगे तो CH3COO-, ये देखो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और आपको मैंने बताया था कि आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबल आती है, स्टेबिलिटी आती है, तो ये आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो मोर स्टेबल। ठीक है, उसके बाद आता है अगले क्वेश्चन में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में देखो हमें ऑप्शन दे रखे हैं कार्बोकेटाइन, न्यूक्लियोफाइल, हाइपर कॉन्जुगेशन, आइसोमर्स। दूसरे साइड में दे रखा है साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन। तो ऐसे आपको कंपेयर करना शुरू करना है। कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद CH सिग्मा बॉन्ड एंड MTP ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द एडजेसेंट। तो आपको समझ में आ गया, तो हाइपर कॉन्जुगेशन डेफिनेशन है sp2 हाइब्रिड कार्बन विद MTP ऑर्बिटल। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन विद MT ऑर्बिटल, ये भी एक तरीके से केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ही बन जाएगा। या sp2 हाइब्रिड कार्बन विद MTP ऑर्बिटल, ये कार्बोकेटाइन भी हो सकता है। तो अब एक एक करके जरा चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहला केस हमने उन्हें कार्बोकेटाइन लिखा, तो अगर हमने एक sp2 कार्बन लिखा CH2+, और उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल है, तो देखो sp2 कार्बन विद वैकेंट sp2 कार्बन विद MTP ऑर्बिटल लिखा अगर हमने, तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो इसका मतलब 1 का आंसर हम लोग C मैच करा सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, तो न्यूक्लियोफाइल में देखो रखा है स्पीशीज दैट कैन रिसीव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। स्पीशीज विच कैन सप्लाई अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो सीधी सीधी डेफिनेशन हो गई। ऐसा सब्सटेंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज दैट कैन सप्लाई अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज न्यूक्लियोफाइल, स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसके बाद अगला केस लिखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो बी ऑप्शन हो जाएगा, CH इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड MTP ऑर्बिटल। तो अगर हमने ऐसे लिखा देखो CH2+, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर जाएगा। ठीक है, तो थर्ड का आंसर बी हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है आइसोमर। आइसोमर का मतलब क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन एंड 1 हेक्सीन, ये आपके आइसोमर है। एकदम सही, फॉर्मूला सेम है देखो दोनों का, बोथ हैव सेम फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो ये आपके आइसोमर्स हो गए। तो फोर्थ का आंसर ए मैच करा देंगे। इसके बाद आ रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इथाइन। इथाइन के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp ईच आ जाएगा, तो इसमें मैच करा देंगे हम लोग डी। एंड देन इलेक्ट्रोफाइल लिखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशी होती है जो लोड पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो सीधे सीधे डेफिनेशन होगा ई से मैच करा दो। क्लियर, समझ में आ गया कौन सा, पूरा देख लो सवाल एक बार फिर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 इट्स गिवन पेंट 1 इन, दिस इज पेंट 1 इन एंड पेंट 2 इन, ये दो स्ट्रक्चर हैं। आर पोजिशनल आइसोमर, बिल्कुल ठीक है। एंड पोजिशनल आइसोमर्स डिफर्स इन द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड द सब्स्टिट्यूएंट, तो एक करेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर हम नंबरिंग डालेंगे तो ये 1 2 हो गया, तो ये पोजीशन 1 हो गई, ये 1 2 हो गया तो पोजीशन 2 हो गई। तो ये आपके पोजिशनल आइसोमर्स हैं। और पोजिशनल आइसोमर्स की डेफिनेशन नीचे दे रखी है, तो करेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन 1 मार्क कर देंगे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 is given, sulfur present in the organic compound can be estimated quantitatively by Carrier's method, ये सही है। Sulfur present in the organic compound can be estimated quantitatively by Carrier's method। और अगले स्टेटमेंट लिखा है सल्फर इज सेपरेटेड इजीली फ्रॉम अदर कंपाउंड इन द मॉलिक्यूल एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज लाइट येलो सॉलिड, ये गड़बड़ हो गया। सल्फर का प्रेसिपिटेशन नहीं होता, सल्फर को इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट प्रेसिपिटेट कराते हैं पहले, बेरियम सल्फेट के फॉर्म में टेक्निकली।
तो सल्फर को हम लोग सल्फेट के फॉर्म में एस्टिमेट करते हैं, तो इसका स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया, कैरियस मेथड से कर रहे हैं। सल्फर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली बाय कैरियस मेथड, ये एकदम सही है। लेकिन जो रीजन है वो इसका फॉल्स दिया हुआ है, क्योंकि हम सल्फर एस्टिमेट करते हैं सल्फेट के फॉर्म में। सल्फर इज एस्टिमेटेड, sulfur is estimated in the form of barium sulfate, not in the form of sulfur. Then comes question number 60. तो 59 का आंसर अपना क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। इसका ऑप्शन तो कोई दिया ही नहीं है, तो उसको सही से लिख लो। इसका आंसर ए करेक्ट, आर इनकरेक्ट, यानी कि यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। इसका आंसर होगा ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर फिर 3 लिख लेना इसके हिसाब से। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 इज गिवन, कंपाउंड of a mixture of red and blue inks can be separated by disturbing the component between stationary and mobile phase in paper chromatography। तो आप जानते हो पेपर क्रोमेटोग्राफी का ये तरीका होता है, अगर कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट कराना है तो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में सेपरेट कराएंगे तो पेपर क्रोमेटोग्राफी अप्लाई होगी। और एक्सप्लेनेशन दिखा था, कलर कंपोनेंट्स ऑफ द इंक माइग्रेट एट द डिफरेंट रेट्स बिकॉज द पेपर सेलेक्टिवली रिटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन द पार्टीशन बिटवीन द टू फेजेस। तो करेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी डायरेक्टली मार्क कर लो, अदरवाइज प्रैक्टिकल और नहीं पढ़ेंगे तो और डिटेल में बता दूंगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 63। Question number 63 is given, two liquids A and B can be separated by the method of fractional distillation. The boiling point of liquid A is less than boiling point of liquid B. Which of the liquid do you expect to come out first in the distillate? तो देखो हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी वेपर बनेगा और हम उसे ही कंडेंस करा लेंगे। समझ में आ गई बात? तो समझ गया ना, 63 में जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर पहले बनेगी और उसी को जाके कंडेंस कराएंगे तो डिस्टिलेट में सबसे पहले आपको वही लिक्विड मिलेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 65। ड्रॉ डायग्राम फॉर बबल प्लेट टाइप फ्रैक्शनल प्लेटिंग कॉलम। When do we require such type of column for separating two liquids? Explain the principle involved in the separation of the components of mixture liquid by using fractionating column. What is the industrial application does this process have? तो ये बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। तो अगर लिखना है तो फिर एनसीईआरटी बुक से इस चीज़ को लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको दिखा दे रहा हूँ, बुक में से इसको फॉलो कर लीजिएगा। एक बार रुकिए, बस वहाँ से बता रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो लिखिएगा, अदरवाइज प्रैक्टिकल लर्निंग में इसको दोबारा पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी से देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस पढ़ लेना। The difference of boiling point of the two liquid is not much. Simple distillation cannot be used to separate them. The vapor of such liquids is formed within the same temperature range and condensed simultaneously. The technique is fractional distillation used in this case. और उसने बबल प्लेट क्रोमेटोग्राफिक कॉलम का डायग्राम बनाने के लिए बोला है, तो 12.7 फिगर का सेकंड वाला कॉलम बनाना है। पहला वाला सिंपली पैक्ड कॉलम है, दूसरा बबल प्लेट कॉलम है। तो बबल प्लेट कॉलम का डायग्राम बना के पूरी चीज एक्सप्लेन कर देनी है। तो पूरी चीज आप एनसीईआरटी से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो ठीक से एक बार लिख के प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसने ये पूछा ड्रॉ डायग्राम ऑफ बबल प्लेट टाइप ऑफ फ्रैक्शनल कॉलम, वो पहला डायग्राम बना देना है। व्हेन डू वी रिक्वेस्टेड सच टाइप ऑफ कॉलम फॉर सेपरेटिंग द टू लिक्विड्स, ये पैराग्राफ से मार्क करना। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर लिक्विड बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होने की वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। व्हाट आर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर सच प्रोसेस, तो आप इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी मार्क कर देने। तो यहाँ से देखो ये चीज़ डिटेल में मिलेगी यहाँ से आपको। तो fractional distillation column filled over the mouth of this one. Vapor of liquid of higher boiling point in condense before the vapor of liquid of the lower boiling point. The vapor rising up at the fractional column by the richer and more in the volatile component. ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से मार्क कर देना है और इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम का कॉन्सेप्ट दे रखा है, दोनों कॉलम दे रखे हैं, इसका डायग्राम बना के पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देना। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जब कम होता है तब ये टेक्निक हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो then the last question, a liquid with a higher boiling point decomposes on simple distillation but it can be steam distilled for its purification. Explain how it is possible. तो उसका टेक्निक भी बताया था आपको कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले अगर कोई लिक्विड ब्रेक कर जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक फॉलो करते हैं। और स्टीम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं कि जो स्टीम पास करी जाती है, आप इसका भी कॉन्सेप्ट देख लो, ये भी अगला स्टेप है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन।
So steam distillation technique is applied to separate substances which have the steam volatile and immiscible with the water. Not this one. Steam distillation है, उसने बोला कि पहले डिकम्पोज कर जाता है. एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से. The question is given liquid with high boiling point decomposes on simple distillation, but it can be steam distilled by its purification. तो steam distillation technique में क्या कर रहे हैं हम? वाटर का वेपर प्रेशर उसमें ऐड करवा दे रहे हैं. तो यहाँ पे देखो पूरी इक्वेशन लिखी होगी, आपको अभी समझ में आएगा. ये देखो steam distillation. This technique is applied to separate the substance which has steam volatile and are miscible with the water. In steam distillation, steam forms a steam generator and pass to the heated flask contain the liquid to be distilled. The mixture of steam and the volatile organic compound is condensed and collected. The compound is later separated by the water using the separating funnel. In steam distillation, the liquid boils when the sum of vapor pressure of two organic liquids P1 and that due to P2 becomes equal to atmospheric pressure. तो आपने जो steam pass करी है वो लिक्विड के वेपर प्रेशर में ऐड होकर टोटल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर कर दे रहा है. इसलिए बॉइलिंग जो है जिस टेम्परेचर पे होनी चाहिए थी उसके पहले ही स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके डिकम्पोज होने का स्कोप खत्म हो जाएगा. समझ आ गया कॉन्सेप्ट? ये भी डिटेल्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर एकदम केयरफुली लिख डालिएगा. ठीक है, तो ये आपका 65 भी कंप्लीट हो गया एंड दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पलर. ठीक है, थैंक यू.